हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अपनी अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो आज से इस चैनल पे आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिलेगा जो मैं आपको आपके लिए लेकर आऊंगा, ठीक है। और आपको पता है कि करंट अफेयर का क्या इंपॉर्टेंस है एग्जाम में। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है। विच मैन्युफैक्चरर अनवेल्ड द BD-475 टू डोजर, इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट एडवांस्ड क्रॉलर डोजर। किस निर्माता ने भारत के सबसे बड़े और सबसे उन्नत क्रॉलर डोजर BD-475 टू डोजर का अनावरण किया है? तो कौन किया है? BEML, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? भारत यर्थ मूवर्स लिमिटेड, ठीक है। और ये कहां इसका बेस्ड इन बेंगलुरु, ठीक है। बेंगलुरु बेस्ड कंपनी है एक, भारत यर्थ मूवर्स लिमिटेड, BEML। और ये क्या है? PSU है, मतलब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, मतलब गवर्नमेंट का इस पे कुछ शेयर है। मतलब ये क्या है? PSU है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, ठीक है। और ये करती क्या? जितने भी शहर में आप मेट्रो वगैरह चल रहे हैं उसके कोचेज जो है यही बनाता है, BEML ही बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which Assamese filmmaker passed away at the age of 51 after battling cancer? किस असमिया फिल्म निर्माता को कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कौन थे? भास्कर ज्योति दास। इसमें एक नाम है भूपेन हजारिका, ठीक है। ये एक असामीज फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े कलाकार थे और इनको मिला था भारत रत्न। भारत रत्न कब मिला? 2019 में, ठीक है। 2019 में इनको भारत रत्न मिला था, ठीक है। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। विच मिलिट्री एक्सरसाइज इज बीइंग हेल्ड इन नेपाल विथ पार्टी, कहां हो रहा है? नेपाल में हो रहा है, ठीक है। हेल्ड इन नेपाल विथ पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडिया एंड नेपाल आर्मीज इन December 2024 टू जनवरी 2025, ठीक है। दिसंबर 2024 जनवरी 2025 में भारत और नेपाल सेनाओं की भागीदारी के साथ नेपाल में कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? तो क्या है? एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज सूर्य किरण। इसका पहला एडिशन, ध्यान रहे, फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? 2011 में, मतलब 2011 में इसकी शुरुआत हुई थी। अब इसमें ऑप्शन है कि एक्सरसाइज शक्ति किसके बीच होता है? इंडिया प्लस फ्रांस, ठीक है। मैत्री, इंडिया प्लस थाईलैंड, ठीक है। एक्सरसाइज संप्रीति ये होता है किसके साथ? इंडिया प्लस बांग्लादेश, ठीक है। चारों को मैंने आपको बता दिया। और इसका सूर्य किरण फर्स्ट एडिशन कब हुआ? 2011 में हुआ था। नेक्स्ट, which of the following is the key feature of the initiative between NTPC, ग्रिडको एंड क्रूट इन उड़ीसा, ठीक है। NTPC, ग्रिडको एंड ये ग्रिडको क्या है? उड़ीसा गवर्नमेंट की एक कंपनी है, ठीक है। PSU उड़ीसा गवर्नमेंट की है। क्रूट एंड उड़ीसा तो किस लिए हो गया है? निम्नलिखित में से कौन सी उड़ीसा में NTPC, ग्रिडको और CRUT के बीच पहल का प्रमुख विशेषता है? तो क्या है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। किसके लिए है? ग्रीन हाइड्रोजन को इस्टेब्लिश करने के लिए ये
टाई अप किया गया है, ठीक है। और बात रही एनटीपीसी, तो एनटीपीसी स्टैब्लिश कब हुआ? ये 1975 में। 1975 में ये बना। और इसको पीएसयू का दर्जा कब मिला, सॉरी महारत्न का दर्जा कब मिला? ये बन गई एनटीपीसी महारत्न। कब हुआ? 2010 में। मतलब एनटीपीसी का स्थापना 1975 में हुआ और इसको महारत्न का स्टेटस कब मिला? तो 2010 में मिला। बाकी टोटल महारत्न कंपनी कितने हैं? ये जो आप देख रहे हो टोटल 14 क्या है? 14 महारत्न कंपनी का लिस्ट आपका लगा हुआ है। पॉज करके आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। क्या है? बीएचईएल, वेल, भारत पेट्रोल, बीपीसीएल, कोल इंडिया, गेल, हिंदुस्तान, एचपीसीएल, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी। तो ये सब 14 टोटल 14 महारत्न कंपनीज हैं, जिसके आप इसको पॉज करके आप देख लेना। और ये लास्ट का जो है 14 नंबर वो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जो लास्ट अभी अभी ऐड हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडियन टीम विन एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 एंड वेयर डिड इट टेक्स प्लेस? ये हुआ कहां, ठीक है। तो टोटल 33 मेडल्स एंड भारतीय इंडियन टीम को कितना मिला? 33 मेडल्स मिला। और ये हुआ कहां था? तो ये दोहा में हुआ था, जो कैपिटल ऑफ कतर, ठीक है, कैपिटल ऑफ कतर। बाकी आपको पता है अबू धाबी, मेलबर्न कहां पड़ता है? ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ठीक है। बाकू किसका कैपिटल है? ये अजरबैजान का कैपिटल बाकू है, ठीक है। लास्ट जो सीओपी हुआ था यही बाकू में हुआ था, ठीक है। मेलबर्न पता है आपको ऑस्ट्रेलिया में है। अबू धाबी कैपिटल ऑफ यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है। तो हो गया। टोटल कितना मेडल आ रखिएगा कि टोटल मेडल कितने मिले? तो 33 मिले हैं, ठीक है। ये नंबर याद रखना। Which airport was awarded the best domestic airport at the Travel Leisure India's Best Award 2024? ट्रेवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में किस हवाई अड्डे को सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डा से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहां है ये? गोवा में है, ठीक है। बाकी आपको पता होगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? न्यू दिल्ली, ठीक है। कैंपे गौड़ा कहां है? तो बेंगलुरु, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है? ये हो गया आपका मुंबई, ठीक है जी। तो इसका आंसर क्या हो गया? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट गोवा। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्या क्वेश्चन है। Who has been announced as the special partner for the दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2025? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव पुरस्कार 2025 के लिए विशेष भागीदार के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो किसको किया गया? ये किया गया है पंजाब नेशनल बैंक को किया गया है, ठीक है। किसको पार्टनर बनाया गया है? पंजाब नेशनल बैंक को बनाया गया है। तो अब आते हैं पंजाब नेशनल बैंक पे। कब बनाइए? established in 1894 किनके द्वारा? बाई
दयाल सिंह माझिथिया एंड लाला लाजपत राय, ठीक है। इस्टेब्लिश्ड इन 1994 बाई दयाल सिंह मजीठिया एंड लाला लाजपत राय के द्वारा पीएनबी की स्थापना हुई, ठीक है। अब आते हैं, एक ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसका भी एक अपना इतिहास है, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दरअसल बना 3 प्रेसिडेंसी बैंक, कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी, मुंबई और बंगाल, बंबई और मद्रास, बंगाल, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, तीनों प्रेसिडेंसी बैंक जो था वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया। और मर्ज होकर के कब मर्ज हुआ ये? 1921 में। 1921 में 3 प्रेसिडेंसी बैंक आपस में मर्ज हुए और तीनों बैंक मर्ज होकर क्या बना? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक आपस में मर्ज हुआ 1925 में, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। और ये तीनों बैंक आपस में मर्ज होकर बना इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1955 में बन गया एसबीआई। तो ये था एसबीआई का इतिहास, ठीक है। आपका एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। What is the primary objective of the track and trace mechanism approved by the GST Council in December 2024? ठीक है, तो क्या दिसंबर 2024 में जीएसटी परिषद द्वारा अनुमोदित ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य इसका? तो इसका आंसर होगा 4, ठीक है। टू कर्ब टैक्स इवेशन इन स्पेसिफाइड कमोडिटी, कुछ स्पेसिफिक कमोडिटी जो सामान होता है उस पर जो टैक्स की चोरी होती है उस पर लगाम लगाने के लिए इस बॉडी को क्रिएट किया गया, ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म, ठीक है। तो ये ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म जो है वो जीएसटी एक्ट के सेक्शन 148 के द्वारा क्रिएट किया गया है। तो ये जो क्रिएट किया गया है ये मैकेनिज्म, ये है सेक्शन 148A के द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। इस सेक्शन को याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है कि किस सेक्शन के द्वारा ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म की स्थापना हुई है, तो सेक्शन 148A ऑफ द जीएसटी एक्ट, ठीक है। अब बात आती है जीएसटी की, तो जीएसटी के बारे में कुछ डिस्कस कर लेते हैं। जीएसटी एक्ट, इसको कब लागू किया गया? तो 1 जुलाई 2017 से ये लागू है, ठीक है। अगर पूछे कि जीएसटी जो बिल नंबर कितना था, पार्लियामेंट में जो बिल को ड्राफ्ट किया गया वो बिल नंबर कितना था? तो बिल नंबर पूछा जाए आपसे तो वो था 122, 122। फिर पूछे कि एक्ट नंबर कितना था, मतलब बिल जब पार्लियामेंट से पास हो जाती है तो वो तब्दील हो जाता है एक्ट में, तो एक्ट नंबर कितना था? 101, ठीक है। एक्ट नंबर पूछे तो 101, बिल नंबर पूछे तो 122, ठीक है। अब क्या बचा जीएसटी में? हाँ, जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की बात करें तो जीएसटी काउंसिल एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, संवैधानिक निकाय है। कितने आर्टिकल में मेंशन है? संविधान के कौन से अनुच्छेद में मेंशन है? तो आर्टिकल 279A, ठीक है। जीएसटी काउंसिल आर्टिकल 279A में मेंशन है।
और आपका हो गया जीएसटी एक्ट 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ, बिल नंबर, एक्ट नंबर, जीएसटी काउंसिल। अच्छा, जीएसटी जो होता है उसमें टोटल 15 होते हैं। क्या होते हैं? न्यूमेरिकल एंड अल्फाबेट्स, टोटल मिला करके 15 डिजिट होते हैं। ठीक है, टोटल जीएसटी नंबर, ठीक है, जीएसटी नंबर टोटल 15, ठीक है, मिक्स ऑफ अल्फाबेट्स एंड नंबर। ठीक है, तो टोटल जीएसटी नंबर जो टोटल 15 का होता है, और 15 में क्या होता है? मिक्स ऑफ अल्फाबेट एंड नंबर, टोटल दोनों का मिक्स होता है। अच्छा, जीएसटी काउंसिल का हेड कौन होता है? तो इसके जो हेड होते हैं वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं। कौन होते हैं? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ठीक है, केंद्रीय वित्त मंत्री इस काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, तो आप आई होप आप जीएसटी के बारे में समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच विल द गवर्नमेंट बोरो थ्रू द ट्रेजरी बिल इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फिजिकल ईयर 2025 एंड व्हाट इज द ब्रेक डाउन ऑफ द अमाउंट फॉर द डिफरेंट टेन्यूअर्स? टेन्यूअर्स है ये, टेनर नहीं है, टेन्यूर। ठीक है, वित्त वर्ष 2015 की चौथी तिमाही 2025 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। वित्त वर्ष 2025 की वित्त वर्ष बोले तो क्या है? FY 2024 to 25। ठीक है, 2024-25 की चौथी तिमाही में सरकार ट्रेजरी बिल के माध्यम से कितना उधार लेगी और विभिन्न अवधियों के लिए राशि का वितरण क्या है? ठीक है, तो इसका जो है वो 3.9 ट्रिलियन रुपीज है, डॉलर नहीं है, 3.9 ट्रिलियन रुपीज है। ठीक है, तो इतना धन जो है वो पैसा गवर्नमेंट रेज करेगी। ट्रेजरी बिल क्या होता है? ट्रेजरी बिल जब गवर्नमेंट पैसा रेज करने के लिए ये बिल जारी करती है, ट्रेजरी बिल इशू करती है गवर्नमेंट, जब पैसे की जरूरत होती है तब गवर्नमेंट ये ट्रेजरी बिल जारी करती है। ठीक है, तो कितना हो गया? 3.9 ट्रिलियन डॉलर, 3.9 ट्रिलियन रुपीज। दरअसल डॉलर बोलने की आदत हो गई है ना, इसकी वजह से डॉलर आता है कि हर जगह डॉलर ही डॉलर चलता है, इसी की वजह से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। Which port is being developed with an investment of 20,000 crore by the Swiss company टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड? एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो 20,000 करोड़ जो है खर्च करेगी। कहां खर्च करेगी? किस पोर्ट को डेवलप करने के लिए? तो बाधवान पोर्ट। ठीक है, बाधवान पोर्ट को डेवलप करने के लिए 20,000 करोड़ खर्च करेगी टर्मिनल इन्वेस्टमेंट लिमिटेड। अच्छा, ये पोर्ट है कहां? तो ये पोर्ट है पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। कहां है? पालघर डिस्ट्रिक्ट, महाराष्ट्र में। ठीक है, अच्छा, टोटल मेजर पोर्ट इंडिया में कितने हैं? तो टोटल मेजर पोर्ट इंडिया में जो है वो 13 है। ठीक है, और आपको ये मैप पे 13 मेजर पोर्ट इंडिकेट किया गया है, तो आप इसको पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, इस वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेंगे। ठीक है, लास्ट जो पोर्ट है वो पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, जब 13th नंबर का जो पोर्ट है वो कौन है?
पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार में पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है, जो हालांकि इसका नाम भी चेंज हो गया है, इसका नाम चेंज होकर हो गया है श्री विजयपुरम हो गया है, जो अंडमान निकोबार का कैपिटल भी है। ठीक है, बाकी इसको आप नोट कर लेंगे कॉपी में। चलिए नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन है जी, विच कंट्री डिड आईएनएस सर्वेक्षक कंडक्ट ए ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे, ज्वाइंट हाइड्रोग्राफिक सर्वे फोकसिंग ऑन मैरीटाइम इंफ्रास्ट्रक्चर, रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कोस्टल प्लानिंग। ठीक है, आईएनएस सर्वेक्षक ने समुद्री बुनियादी ढांचे, संसाधन प्रबंधन और तटीय योजना पर ध्यान केंद्रित करते हुए किस देश के साथ संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण किया गया। ठीक है, तो किसके साथ किया है, ये किया है मॉरिशस के साथ। किसके साथ किया है, तो मॉरिशस के साथ किया है। ठीक है, अब बात आती है मॉरिशस की, तो मॉरिशस क्या है, मॉरिशस एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है, ध्यान रहे, एशियन कंट्री नहीं है, अफ्रीकन कंट्री है। हाँ, अफ्रीकन कंट्री है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है। ठीक है, और ये लोकेशन क्या है, तो इंडियन ओशियन में लोकेटेड है, लोकेटेड इन इंडियन ओशियन। ठीक है, और इसके जो प्रेसिडेंट है अभी कौन, इसके जो प्राइम मिनिस्टर है कौन है, तो नवीन राम गुलाम इसके प्राइम मिनिस्टर हैं। और ये 1968 में आजाद हुआ, किससे, ब्रिटिश से आजाद हुआ। तो ये फ्री फ्रॉम ब्रिटिश इन 1968, मतलब 1968 पर इसका किसका कंट्रोल था, ब्रिटिश का कंट्रोल था। उससे पहले फ्रेंच का भी कंट्रोल था, लेकिन 1968 में ब्रिटिश ने इसको इंडिपेंडेंट किया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा मॉरिशस का इंफॉर्मेशन। बाकी मालदीव भी आपको पता है कि हमारा नेबरिंग कंट्री है। ठीक है, श्रीलंका नेबरिंग कंट्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, which state recorded the slowest urban consumption rise at 3.4% as compared to other state and union territories, 3.4% at compared to other state and union territories where urban rural consumption inequality decreased in 21 of 36 state UTs। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में किस राज्य में शहरी खपत में सबसे धीमी वृद्धि 3.4% को याद रखेंगे, 3.4% दर्ज किए गए, जहां 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में 21 में 36 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में से 21 में शहरी ग्रामीण खपत असमानता की कमी आई है। तो सब पूछा जा रहा है आपसे ये कि सबसे कम 21 जो 36 स्टेट है उसमें से 21 में सबसे कम कहां पे हुआ है, तो सबसे कम हुआ है महाराष्ट्र में। ठीक है, सबसे कम कहां हुआ, महाराष्ट्र में। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि डेटा वाला क्वेश्चन है, तो आजकल एग्जाम में ट्रेंड बन चुका है इस तरह के क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, तो डेटा वाला क्वेश्चन को ज्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट क्या है, विच कंट्री डिक्लेयर्ड द एंड ऑफ मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक, क्या है, मार्बर्ग वायरस आउटब्रेक आफ्टर नो न्यू केसेस वर रिपोर्टेड इन 42 डेज ऑब्जर्वेशन पीरियड। 45 दिनों की अवलोकन अवधि में कोई नया मामला सामने नहीं आने के बाद किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की। ठीक है, तो कौन किया ये, तो ये किया है रुवांडा किया है। ठीक है, कौन किया है, रुवांडा।
ये मार्बर्ग वायरस है। मार्बर्ग एक शहर है, सिटी ऑफ जर्मनी, सिटी ऑफ जर्मनी। तो इसकी कहानी क्या है? तो इसकी कहानी यह है कि इसका मार्बर्ग वायरस का पहला केस जो है वो 1967 में, फर्स्ट केस, इसका फर्स्ट केस मिला था 1967 में। मतलब साइमल्टेनियसली दो केस मिला था, एक जर्मनी के फ्रैंकफर्ट में मिला था और एक मिला था जर्मनी के मार्बर्ग में, इसलिए इसका नाम दिया गया मार्बर्ग वायरस। ये हुआ क्या था कि युगांडा से एक मंकी को इंपोर्ट किया गया था, तो उस मंकी से किसी व्यक्ति में ट्रांसफर हुआ था। मतलब ये कहां से आया है? तो ये जो वायरस है मंकी से ट्रांसफर हुआ है किसी व्यक्ति में, ठीक है। तो इसका कहानी ये है, और ये अभी कौन किया है? रवांडा अभी इसको डिक्लेयर किया गया कि अभी यहां इसके पास कोई मार्बर्ग वायरस का कोई केस नहीं मिला, ठीक है। अब इसको युगांडा कैपिटल क्या है? युगांडा का कैपिटल कंपाला, ठीक है। रवांडा का किगाली, ठीक है। केनिया नैरोबी, ठीक है। तंजानिया डोडोमा, ठीक है। चारों कैपिटल बता दिया आपको, युगांडा कंपाला, रवांडा किगाली, केनिया नैरोबी, तंजानिया डोडोमा। और ये चारों के चारों क्या है? अफ्रीकन कंट्री है, मतलब अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आते हैं ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, Which country unveiled the new stealth fighter jet, the J-36, which has raised alarm globally, particularly in the Indo-Pacific region? किस देश ने नए स्टेल्थ फाइटर जेट J-36 का अनावरण किया, जिसने विश्व स्तर पर विशेषकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चिंता बढ़ा दी है, ठीक है। तो कौन किया है और कौन कर सकता है? चाइना, ठीक है। यूएसए नहीं है, ध्यान रहा, यूएसए नहीं है, चाइना है ये, ठीक है। अब स्टेल्थ फाइटर जेट ये क्या होता है? ये होता है कि रडार में डिटेक्ट नहीं होता है ये, मतलब किसी दूसरे कंट्री में भी अगर इंटर कर गया तो डिटेक्ट नहीं होता है, ठीक है। रडार में मतलब रडार में डिटेक्ट नहीं होता है फ्लाइट ये। और इस पे अभी इंडिया काम कर रही है, हमारे पास अभी नहीं है, ठीक है। और अगर अभी इसका डिजाइन लॉन्च हुआ है, ठीक है, अभी इसका डिजाइन लॉन्च हुआ है, ये बना नहीं है, अभी डिजाइन लॉन्च किया गया है। और कहा ऐसा जा रहा है कि अगर ये बनकर तैयार होता है तो इसको हम बोल सकते हैं 6th जनरेशन हो जाएगा, ये 6th जनरेशन फाइटर जेट होगा ये, ठीक है। अगर बन के तैयार हो जाता है तो आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, which ministry released the latest household consumption data showing a 9% growth in rural consumption and 8% growth in urban consumption for 2023 to 24 with the gap of between urban and rural consumption narrowing। थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है, क्या करिएगा, क्वेश्चन है तो है, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। किस मंत्रालय ने नवीनतम घरेलू खपत डेटा जारी किया है, जिसमें 2023 टू 24 के लिए ग्रामीण खपत में 9% की वृद्धि और शहरी खपत में, ध्यान रखेंगे, ग्रामीण खपत में 9% की वृद्धि है और शहरी खपत में 8% की वृद्धि देखी गई है, जिसमें शहरी और ग्रामीण खपत के बीच का अंतर कम हो गया है। तो कहा जा रहा है, बेसिकली पूछा जा रहा है आपसे ये कि ये जो डेटा है वो किसने रिलीज किया है, ठीक है। तो ये डेटा रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, मॉस्पी, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं क्या? मॉस्पी बोलते हैं।
मॉस्पी, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के द्वारा इसको डेटा को रिलीज किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस किनके पास है, आपको पता होगा, निर्मला सीतारमन। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान। लिख लो, निर्मला सीतारमन, ठीक है। मिनिस्टर रूरल डेवलपमेंट किसके पास है, शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। अच्छा, मॉस्पी किनके पास है, ये है राव इंद्रजीत सिंह, राव इंद्रजीत सिंह, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किनके पास है, तो ये है पीयूष गोयल। हो गया, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच थ्री automakers are talks to merge by 2026 aiming to become the world third largest automaker, ठीक है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वाहन निर्माता बनने का लक्ष्य लेकर कौन सी 3 वाहन निर्माता कंपनियां 2026 तक विलय करने की बातचीत कर रही है, ठीक है। तो ये है ऑप्शन 1 इसका सही है, होंडा, निसान और मित्सुबिशी, ये तीनों आपस में मर्ज होने जा रही है। तो मर्ज होने के बाद ये थर्ड लार्जेस्ट ऑटोमेकर कंपनी बन जाएगी। और ये तीनों का तीनों कंपनी कहां है, कहां का है, तो जापान का है, जापान बेस्ड ये तीनों कंपनी है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। Which country has become the Africa largest investor with Emirati companies, ठीक है, with Emirati companies announcing 110 billion dollar in project between 2019 to 23 including 72 billion in renewable energy, ठीक है। अमीराती कंपनी द्वारा 2019 से 23 के बीच 110 बिलियन डॉलर की परियोजनाओं की घोषणा करने के साथ कौन सा देश अफ्रीका का सबसे बड़ा निवेशक बन गया है, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा में 72 बिलियन डॉलर भी शामिल है। तो कौन है ये है यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात ने इन्वेस्ट किया है 110 बिलियन डॉलर, जिसमें से 72 बिलियन डॉलर जो है किस लिए है, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, विच कंट्री डीप ओशियन मिशन अचीव्ड द माइलस्टोन विद द फर्स्ट ever image of the active hydrothermal vent 4500 मीटर डीप इन द इंडियन ओशियन। किस देश के गहरे महासागर मिशन ने हिंद महासागर में 4500 मीटर गहरे सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली छवि के साथ 1 मील का पत्थर हासिल किया? तो ये कौन किया है, ये किया है इंडिया, ठीक है। अच्छा, इंडिया में कौन किया है, तो इंडिया में भारत सरकार के 2 बॉडी हैं, ठीक है। एक बॉडी है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है।
ये कहां कंपनी है? ये जो बॉडी है ये चेन्नई में है। इसका हेड क्वार्टर जो कहां है? चेन्नई। और ये बना कब? 1993 में। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी ये बना 1993 में और इसका हेड क्वार्टर कहां है? चेन्नई है। दूसरी जो बॉडी इन्वॉल्व है इसमें वो है नेशनल सेंटर फॉर पोलर नेशनल सेंटर फॉर नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च। ठीक है, ये कब बना? 1998 में बना ये। और इसका जो हेड क्वार्टर कहां है? गोवा है। ठीक है, वो दोनों भारत सरकार की का बॉडी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी 1993 हेड क्वार्टर चेन्नई, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशियन रिसर्च 1998 में बना और हेड क्वार्टर गोवा है। ठीक है, तो ये दोनों जो है ये वर्क दीज ये दोनों किसके अंडर काम करती है? दोनों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर काम करती है। एक भारत सरकार का एक मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, उसी के अंडर ये दोनों काम करती है और ये दोनों इसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, इस मिशन में कौन? दोनों, ये दोनों इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये था मेरा लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आप वीडियो देखिए और देख करके पूरे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी तरह से मैं डेली लेकर के आता रहूंगा जिसमें करंट अफेयर भी होगा और स्टैटिक पार्ट भी उसका लिया जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी, करंट भी क्लियर हो जाएगा और स्टैटिक पार्ट भी क्लियर हो जाएगा। और इसको अपनी डेली बेसिस पे इसको देखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। ठीक है, क्योंकि आने करंट अफेयर का क्या कहानी है कि लोग करते क्या है कि एग्जाम से पहले पढ़ते हैं 15-20 दिन पहले, लेकिन बिल्कुल गलत बात है ये। ठीक है, आप डेली बेसिस पे 1 घंटा करंट अफेयर पढ़ो, आपको कभी भी बर्डन नहीं लगा करंट अफेयर। ठीक है, और आपको लगता है कि 15 दिन में आप करंट अफेयर कर लोगे, बिल्कुल भी नहीं हो पाया, क्योंकि कम से कम आपको 5 बार तो पढ़ना ही पड़ेगा करंट अफेयर। ठीक है, तो इसी तरह से मैं डेली वीडियो लेकर के आता रहूंगा। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज इसको देखिए और अगर थोड़ा सा मोटिवेशन आप दीजिएगा तो हम इसको और बेहतर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको। ठीक है, थैंक यू, ओके।